aspirants, welcome to a new session, and in this particular session we are going to discuss important articles from the Hindu of 20th July 2023. So without any further delay, let's get started. This is the list of the articles that we will be discussing today. Stop the video and have a quick look at it. So moving on, the first article that we are going to discuss is about the recent flooding in Yamuna and its floodplains. So through this article, we'll try to understand the reasons for this flooding and how this type of flooding can be prevented in the future. So first of all, we'll understand what the floodplain is. Actually, it is a flat area which is adjacent to the river. यानी एक तो रिवर का मेन कोर्स है, मेन चैनल, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, और एक रिवर के दोनों साइड जो फ्लैट प्लेन होता है या फिर फ्लैट एरिया होता है उसको हम फ्लड प्लेन बोलते हैं. इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि जब रिवर्स अपने पीक पे होती हैं तो अपना जितना मैक्सिमम वो अपना बेड बढ़ा सकते हैं, यानी मैक्सिमम जितना भी रिवर बेड हो सकता है उसको हम फ्लड प्लेन बोलते हैं. अगर इसके टाइप्स को समझे तो ये दो टाइप से होंगे. एक तो स्ट्रीम चैनल यानी जो मेन कोर्स है, और दूसरा फ्लड फ्रिंज. फ्लड फ्रिंज का मतलब जो रिवर का जो फ्लड प्लेन है उसके एंड पे यानी रिवर वैली के एंड पे जो एरिया स्वैम्पी होता है उसको हम फ्लड फ्रिंज बोलते हैं. जो मार्सी या फिर स्वैम्पी टाइप का जो एरिया होता है किसी वैली के एंड पे या फिर फ्लड प्लेन के एंड पे, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लड फ्रिंज, उसी को बोलते हैं. अगर यमुना फ्लड प्लेन की बात करें तो ये स्टार्ट होता है दिल्ली से. दिल्ली में कहाँ से? पाला विलेज से. और ये ख़त्म कहाँ होता है? ओखला बैरेज के पास. यानी इतने इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वो टोटल ये यमुना नदी 22 किलोमीटर कवर करती है. और जो विथ है एक्चुअली फ्लड प्लेन की वो अबाउट ऑन एवरेज 2 किलोमीटर. अगर इम्पोर्टेंस की बात करें यमुना फ्लड प्लेन्स के स्पेशली, तो कोई भी रिवर फ्लड प्लेन जो है, यमुना फ्लड प्लेन नहीं, हर एक रिवर फ्लड प्लेन एक नेचुरल फ्लड कंट्रोल का काम करता है. साथ ही साथ नेचुरल फ्लड प्लेन कंट्रोल का काम कैसे? जब किसी भी, जैसे हमारा जो मानसून सीज़न है, मानसून बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है. यानी किसी साल ज़्यादा बारिश होगी, किसी साल कम बारिश होगी. यानी ये वेदर पैटर्न के हिसाब से या फिर ये जो क्लाइमेट है हमारा, इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, इसके वजह से इन रिवर्स का रोल और बढ़ जाता है. क्योंकि अगर किसी साल ज़्यादा बारिश हुई और किसी साल कम बारिश हुई तो उसको मेंटेन करें कैसे? ज़्यादा बारिश के दौरान ये एक तरह का स्टोरेज का काम ये रिवर्स करती हैं, और फिर उससे ग्राउंड वाटर जो है शिपिंग के थ्रू ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है. जब ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है तो बाद में हार्श कंडीशंस में लोग जो है इरिगेशन के लिए या फिर दूसरे पर्पसेस के लिए जैसे ड्रिंकिंग के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं. अगर साथ ही साथ मान लो किसी एरिया में ज़्यादा बारिश हुई और किसी एरिया में कम बारिश हुई तो उसको भी ये लेवल आउट कर देंगे. ये लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती हैं ऐसी फ्लड प्लेन्स. जैसे अगर यमुना फ्लड प्लेन की बात करें तो लगभग 3330 हेक्टेयर्स जो है यहाँ पे फार्मलैंड है. अगर 2020 की बात करें तो पर्टिकुलरली ये जो फार्मिंग है वो पाला और हिरांकी विलेज में होता है. एक्चुअली ये जो फ्लड प्लेन में जो सॉइल है वो सिल्ट की मात्रा उसमें काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसी कारण की वजह से यहाँ पे ज़्यादा राइस, व्हीट और फ्लावर्स का कल्टीवेशन होता है. यानी ऐसे जो फ्लड प्लेन्स हैं वो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करती हैं, साथ ही साथ नेचुरल कैलामिटीज़ से भी बचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं.
अब दिल्ली में ऐसा फ्लडिंग क्यों आ रहा है, वाई दिल्ली इज फेसिंग दिस टाइप ऑफ फ्लडिंग, उसका रीज़न देख लेते हैं। क्या है कि हेवी माइग्रेशन की वजह से और एक कोई भी इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट रेगुलेशन के ना होने की वजह से ये जो इंक्रोचमेंट है फ्लड प्लेन्स का वो बढ़ते जा रहा है। और जैसे जैसे फ्लड प्लेन छोटी होती जा रही है, यानी लोग जितना नदी के रिवर के मेन कोर्स के पास चलते जा रहे हैं, तो वो और वल्नरेबल पॉइंट पे पहुंचते जा रहे हैं कि जब भी कुछ ऐसी कलामिटीज आएंगी या फिर जब भी हेवी रेनफॉल होगा तो रिवर जो है एक्सपेंड करेगी, यानी अपना जो उसका मेन फ्लड प्लेन जो था ओरिजिनल फ्लड प्लेन उस पर वो वापस आएगी। लेकिन तब तक लोग जो है वहाँ पे सेटल हो चुके रहेंगे, तो इसके वजह से वैसे लोग जो उस एरिया में सेटल्ड हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल है फ्लडिंग के। और इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने कोई एक जो पॉलिसीज़ बनाई भी हैं वो इतना इन्फ्लुएंसिंग नहीं है या फिर उसको उतनी बेटर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अगर माइग्रेशन की बात करें, यानी इतना सेटलमेंट कैसे बढ़ने लगा, तो स्पेशली इंडिपेंडेंस के बाद जो अलग अलग रिफ्यूजीज़ आए स्पेशली नॉर्थ वेस्ट से, वो आकर के यहाँ पर सेटल हुए। जैसे रैपिड अर्बनाइजेशन जो है, अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट हो गई, या फिर बेटर लाइवलीहुड के वजह से, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से दूसरे स्टेट से भी लोग यहाँ आए। जैसे कि जब एशियन गेम्स इंडिया होस्ट कर रहा था उस दौरान भी जब यहाँ पे बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनने लगे तो भी लगभग 2-3 मिलियन लोग जो है कुछ ही सालों में यहाँ आकर के सेटल हो गए। और प्लस उनको कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं मिला सेटल होने के लिए, साथ ही साथ इकोनॉमिकली या फिनेंशियली भी उतने स्ट्रांग नहीं होंगे कि यहाँ पे ज़मीन ले पाएँ, इसलिए वो इंक्रोचमेंट और बढ़ते गया और फ्लड प्लेन जो है और छोटी होती गई। और कुछ रेगुलेशंस को देख लेते हैं कि इस इंक्रोचमेंट्स को रोकने के लिए क्या क्या रेगुलेशंस बनाए गए हैं। जैसे दिल्लीज मास्टर प्लान उसको बोलते हैं, तो दिल्लीज मास्टर प्लान डेजिग्नेटेड यमुना फ्लड प्लेन एज अ प्रोटेक्टेड एरिया, यानी ओ जोन इसको घोषित किया गया। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉलिसी को बहुत अच्छे इफ़ेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जिसकी वजह से इंक्रोचमेंट के रेट में कोई डिक्रीमेंट देखने को नहीं मिला। और साथ ही साथ जो फ्लड प्लेन्स पे जब बिल्डिंग्स बनने लगे या फिर सरफेसेस हार्ड होने लगे तो फिर उसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने की वाली जो प्रक्रिया है वो भी घट गई, क्योंकि हार्ड सरफेस के थ्रू वाटर सीपेज है, वाटर सीपेज वो भी कम हो गया, यानी वाटर पर्कुलेशन का रेट कम हो गया। अब क्या इम्पैक्ट और क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं इस इंक्रोचमेंट्स के फ्लड मैनेजमेंट पे, कैसे ये प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले इन इंक्रोचमेंट्स की वजह से रिवर विड्थ जो है वो घट जाती है, इसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स आने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। फ्लैश फ्लड्स का मतलब थोड़ी सी ज़्यादा बारिश हुई और फिर फ्लडिंग शुरू हो गई, उसको हम बोलेंगे फ्लैश फ्लड्स, तुरंत आ जाना। और सेडिमेंटेशन, यानी जो सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट करती है रिवर्स अपने कोर्स के दौरान, उसमें भी क्या हुआ, इंक्रोचमेंट की वजह से उस सेडिमेंटेशन यानी सेडिमेंट डिपोजिशन में भी रुकावट आने लगी, जिसके वजह से रिवर्स का जो डेप्थ है वो घटने लगा। और डेप्थ घटने से, क्योंकि वो सेडिमेंट जो है अब साइड में ना एक्यूमुलेट होकर के रिवर बेड में यानी रिवर के मेन कोर्स में ही एक्यूमुलेट होने लगे, और फिर उससे रिवर की डेप्थ जो है वो घटने लगी, यानी फ्लैश फ्लड्स की फिर संभावना और बढ़ जाएगी, क्योंकि डेप्थ घटने की वजह से जो वॉल्यूम है वो तो अभी भी सेम ही रहेगा, यानी हाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसके बाद उसको इन्हीं सारी रीजंस की वजह से, और कभी भी क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, यानी कभी कभी इंटेंसिफाइड रेनफॉल होगी, किसी साल रेनफॉल का बहुत ही डेफिसिट रेनफॉल होगी,
तो अगर कभी भी इंटेंसिफाइड रेनफॉल हो गई तो फ्लैश फ्लड या फिर फ्लैश फ्लडिंग की जो संभावना है वो और बढ़ जाएगी। कुछ जुडिशियरी के लिए हुए स्टेप्स को देख लेते हैं कि जुडिशियरी ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इन इंक्रोचमेंट्स को रोकने के लिए। ये तो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हो गए। सबसे पहले 2004 में दिल्ली हाई कोर्ट ने जितने भी अनऑथोराइज्ड ये इंक्रोचमेंट्स हैं या फिर अनऑथोराइज्ड सेटलमेंट्स हैं उनको ऑर्डर किया कि उनको खाली कराया जाए, इविक्ट कराया जाए। उसके बाद 2016 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जितने भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ थे स्पेशली इन द फ्लड प्लेन ऑफ द यमुना रिवर उसको बैन कर दिया तब तक जब तक यमुना जो है उसको फिर से रिस्टोर ना किया जा सके और जब तक उसको पॉल्यूशन फ्री ना कर दिया जाए तब तक इसमें यमुना फ्लड प्लेन्स पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया गया। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? जितने भी अनऑथराइज्ड सेटलमेंट्स थे उसको हटा करके अब कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स लग गए, जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन गए, बस डिपोज बन गए। जैसे एक आप एग्जांपल ले लें, टेम्पल कॉम्प्लेक्स बन गया या फिर मेट्रो डिपोज बन गया। यानी पहले जब लोगों के बिल्डिंग्स को हटा करके अब ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव चीज़ें जो हैं उसको यहाँ पे बना दिया गया, अपार्टमेंट्स, हाईवेज, मेट्रो डिपोज। यानी अभी भी सिनारियो जो है कुछ ऐसा ही है, बस थोड़ा सा उसको फैंसी कर दिया गया। और जो दूसरे गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं उनको देख लेते हैं, जैसे कि दिल्लीज मास्टर प्लान ऑफ 1962। इसको क्या किया गया, इसके थ्रू यमुना फ्लड प्लेन्स को प्रोटेक्टेड एरिया के लिस्ट में डाल दिया गया, यानी कंस्ट्रक्शन से उसको बाहर कर दिया गया, यानी कंस्ट्रक्शन फ्री एरिया घोषित कर दिया गया। फिर 2000 में नोटिफिकेशन आया जिसमें सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने नोटिफाई किया कि ये जो फ्लड प्लेन है ये क्या है, प्रोटेक्टेड है, यानी प्रोटेक्टेड फ्लड प्लेन उसको घोषित किया और स्पेशली इट इज़ प्रोटेक्टेड फॉर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। फिर आया ड्राफ्ट मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2041 और इस रूल्स के थ्रू यमुना को, यानी यमुना फ्लड प्लेन को जोन ओ घोषित किया गया। यानी इस जोन के अंदर इसको एक एक्टिव फ्लड प्लेन जो है वो माना जाता है। तो इस जोन के अंदर जब भी कोई सी रिवर को या फिर किसी उसके फ्लड प्लेन को ऐसे कैटेगराइज किया जाता है तो वहाँ पे जो एक्टिव फ्लड प्लेन है उसके अलॉन्ग कंस्ट्रक्शन प्रोहिबिटेड होता है। जो रिवर फ्रंट्स होते हैं वहाँ पे कंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। क्या क्या सोल्यूशंस हैं इस तरह के फ्लडिंग को रोकने के लिए? तो सबसे पहले फ्लड प्लेन जोनिंग या फिर फ्लड प्लेन जो है मैपिंग ज़रूरी है, ताकि ये पता चल सके कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जो ज़्यादा प्रोन है फ्लडिंग के, और इससे जो रिस्क है डैमेज का या फिर फ्लडिंग का, लोगों के प्रॉपर्टी के लॉस का या फिर लोगों के लाइफ के लॉस का, वो मिनिमाइज किया जा सके। फ्लड प्लेन को अलग अलग जोन्स में डिवाइड करना ज़रूरी है और उन अलग अलग जोन्स में अलग अलग स्पेसिफिक रूल्स होने चाहिए ताकि उस रूल्स के बेसिस पे वहाँ पे बिल्डिंग्स या फिर कंस्ट्रक्शंस का काम हो सके। स्पेशली जो बेड्स के नियर है यानी फ्लड प्लेन्स के पास हैं वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए कंस्ट्रक्शंस पे, और फ्लड फ्रिंजेस के अलॉन्ग इनहैबिटेशन या फिर फार्मिंग एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें बैन होनी चाहिए। दूसरे सॉल्यूशंस क्या क्या हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए किसी भी सिटी में, स्पेशली क्लाइमेट जब इतना अनप्रिडिक्टेबल हो जाए। और ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे शहरों में ऐसा देखा जा रहा है कि जो बारिश हो रही है वो बारिश उतना ज़्यादा नहीं हो रही है जितना फ्लडिंग हो जा रहा है। इसका मेजर रीज़न ये है कि यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है उन सारे सिटीज़ का वो उतना सही नहीं है, जिसकी वजह से वाटर जो है वाटर लॉगिंग हो जा रही है। फ्लडिंग कम है, वाटर लॉगिंग का सिनारियो ज़्यादा हो जा रहा है। So this was it in this particular article discussion. In this article discussion we saw what is floodplain, we saw what is the reason
behind the flooding in the Yamuna's floodplain or in Delhi, and how can it be prevented in the future? Moving on to the next article, and it is about Forest Conservation Amendment Bill 2023. So the context is कि इस वाले आर्टिकल डिस्कशन में हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 को देखेंगे और क्या क्या कंसर्न्स हैं इसको लेकर के उसको एग्जामिन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले प्रोविजंस देख लेते हैं कि प्रोविजंस क्या क्या हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, फिर उसको कंपेयर करेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 से। हालांकि ये जो है एक बार और हम लोग पहले वाले सेशंस में इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले 1980 का जो अगर बात करें तो उसमें जो की प्रोविजंस थे, जैसे कि जो प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच था उसमें इस एक्ट के थ्रू जो रूल्स या रेगुलेशंस बनाए गए थे वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे। यानी ज़्यादा वो जो रूल्स थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, जिसकी वजह से फॉरेस्ट डाइवर्जन या फिर ये सारी जो एक्टिविटीज़ थे, स्पेशली जो नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, वो उतना आसानी से वहाँ पे नहीं हो सकता था। यानी नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, इसका मतलब ये है कि फॉरेस्ट डाइवर्जन जो है वो कम होगा। फॉरेस्ट डाइवर्जन कम होने का मतलब फॉरेस्ट लॉस जो है वो कम होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में इस कुछ ऐसी चीज़ें या फिर कुछ ऐसे एग्जाम्पशंस आए हैं जो बहुत सारे इश्यूज रेज करती हैं। उसके बाद जो 1980 का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस प्रोसेस जो था वो काफ़ी हेक्टिक था और काफ़ी स्ट्रेंज था। तो इस स्ट्रेंज और हेक्टिक प्रोसेस की वजह से जो नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ थी वो उतना नहीं हुआ करती थी, जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स बनाना, माइनिंग या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये काफ़ी, क्योंकि फॉरेस्ट क्लियरेंस पाना उतना मुश्किल था, इसलिए फॉरेस्ट लॉस का जो रेट है उतना ज़्यादा नहीं हो पाता था। उसके बाद अगर सेंट्रलाइज कंट्रोल की बात करें तो ये पर्टिकुलर एक्ट यानी 1980 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 it actually vested the power of granting forest clearance primarily with the central government, ताकि ये इंश्योर हो सके कि थ्रू आउट द कंट्री फॉरेस्ट कंजर्वेशन में यूनिफॉर्मिटी यानी जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द कंट्री। साथ ही साथ इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 में एक कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के बारे में भी कुछ रेगुलेशंस थे। कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन को बहुत ही मैंडेटरी बनाया गया था, ताकि अगर कोई फॉरेस्ट लॉस हो रहा है या फिर फॉरेस्ट डाइवर्जन हो रहा है एक पर्टिकुलर जोन से, तो उसके बराबर जो है नॉन फॉरेस्ट लैंड को एज ए फॉरेस्ट लैंड रिस्टोर किया जा सके, यानी फॉरेस्ट किया जा सके। अब हम 2023 में ये जो अमेंडमेंट हुई है उसमें क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं या फिर इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं जो इशू क्रिएट कर रहे हैं उसको देख लेते हैं। तो इस अमेंडमेंट में जितने भी सिक्योरिटी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे कि अगर कोई भी एरिया है जो 100 किलोमीटर किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर के 100 किलोमीटर के अंदर आ रहा है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर के एग्जाम्प्ट उसको कर दिया गया। यानी वहाँ पे अगर आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं तो आपको फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ जितने भी ग्लोबली रिकग्नाइज्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं या फिर हिमालयन फॉरेस्ट है वो ऐसे ही किसी जोन में आ जाएंगे। अगर आप देखें तो इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास ही नॉर्थ ईस्ट फॉरेस्ट या फिर हिमालयन फॉरेस्ट जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर के 100 किलोमीटर के अंदर ही आ जाएंगे। यानी ऐसे जो जोन्स हैं, और ये जोन्स बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्स हैं, यानी इनको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी बोला जाता है। तो ये यानी ऐसे रीजन्स में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर शुरू हो गया तो फिर फ्लोरा फौनास का जो लॉस है वो उसका जो रेट है वो काफ़ी एक्सेलरेट हो जाएगा इन सारे रीजन्स में। साथ ही साथ कुछ और जोन्स को भी या फिर कुछ और टाइप के कंस्ट्रक्शंस को भी
फॉरेस्ट क्लियरेंस से एग्जेम्प्ट किया गया है, जैसे कि जूज़ या फिर सफारी पार्क्स बनाना या फिर इको टूरिज़्म फैसिलिटीज़ बनाना। तो अगर मान लो इको टूरिज़्म के लिए कोई भी फैसिलिटी बन रही है तो वहाँ पे भी कुछ फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी फॉरेस्ट डाइवर्जन अगर करना है तो आपको भी उसमें भी फॉरेस्ट क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है। यानी इससे भी क्या होगा, फ्लोरा फौना का जो लॉस है वो बढ़ जाएगा। और ये बिल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ही ज़्यादा पावर दे देती है, यानी अनरिस्ट्रिक्टेड पावर्स दे रही है कि वो किस टाइप के या फिर किस टाइप के डेवलपमेंट को अलाउ करते हैं या फिर नहीं करते। यानी इट विल बी बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। फिर ये जो डिस्प्यूट है दैट इज़ बिटवीन द डेवलपमेंट एंड द नेचर कंजर्वेशन। साथ ही साथ दूसरे जितने भी अलग रिलेवेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड एक्ट्स हैं उनके बारे में कुछ मेंशन नहीं है, जैसे कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जितने भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके राइट्स को रिस्टोर करने का एक पर्टिकुलर पर्पस है। तो इसके बारे में बात नहीं हो रही है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है कि कम्युनिटी का अगर आप हेल्प नहीं लेंगे फॉरेस्ट रिस्टोरेशन के लिए या फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो अगर गवर्नमेंट अगर ऐसा कोई क्लॉज या फिर ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं लाती है जिसमें फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो हैं उनको उनका कुछ कंट्रीब्यूशन उसमें मिल सके, तब ये पर्टिकुलर पर्पस जो है यानी फॉरेस्ट कंजर्व करने वाला पर्पस वो काफ़ी धीमा पड़ जाएगा, उसका रेट जो है काफ़ी स्लो पड़ जाएगा विद कंपैरिजन टू जितना फॉरेस्ट लॉस होने का जो रेट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। क्योंकि हम हमेशा से देखते आए हैं कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन में जो सोसाइटी है या फिर फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो हैं वहाँ पे लोकल जो कम्युनिटी है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फ्लोराज और फौनाज के प्रोटेक्शन के लिए। और साथ ही साथ जो जितने भी पहले के जजमेंट्स हैं उसको भी ये नलीफाई कर रही है, जैसे कि फॉरेस्ट का जो डिफिनीशन है उसको काफ़ी नैरो डाउन कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो गोदावरमन जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 1996 में, जिसमें नॉन क्लासिफाइड फॉरेस्ट एरियाज़ को भी प्रोटेक्शन मिलती थी, उसको भी अब ये जो एक्ट है उसको नलिफाई कर देगी क्योंकि जो फॉरेस्ट का डिफिनीशन है वो काफ़ी नैरो कर दिया गया और फॉरेस्ट का डिफिनीशन केवल क्लासिफाइड फॉरेस्ट तक ही, यानी ऐसे एरियाज़ जो हैं ऐसे एरिया जो क्लासिफाई किए जाएंगे एज अ फॉरेस्ट उन्हीं को प्रोटेक्शन मिलेगा। और ऐसे एरियाज़ जो क्लासिफाइड नहीं है यानी नॉन क्लासिफाइड एरियाज़ हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन 1996 जो जजमेंट था गोदावरमन जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट था क्योंकि वो जो है जो नॉन क्लासिफाइड फॉरेस्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ को बैन करता था, यानी उसको ख़त्म कर दिया था इस पर्टिकुलर जजमेंट ने। और इन नॉन क्लासिफाइड फॉरेस्ट एरियाज़ को भी प्रोटेक्शन मिले थे। तो हालांकि ये जो डेफिनेशन है वो काफ़ी नैरो डाउन हो गया है, इसलिए अब नॉन क्लासिफाइड जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं वो पहले की तरह प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे। सो दिस वाज इट इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल डिस्कशन। In this particular article discussion we saw what are the issues with Forest Conservation Amendment Bill 2023 and how it is different from the Forest Conservation Act of 1980. So on this note let's move on to the next article, and it is the editorial. The title of this editorial is Weighing In on the National Research Foundation Bill. So what is the context here? Union Cabinet approved National Research Foundation Bill 2023. So through this article we'll come to see about National Research Foundation and the provisions of the bill, and we'll also see the status of research spending or R&D spending in our country. तो अगर करंट स्टेटस देखें इंडिया में तो सबसे पहले इस स्टेटस की का जो हालत है अच्छा है कि ख़राब है कैसा है उसको देखने से पहले हम इसको कंपेयर करेंगे कि दूसरे कंट्रीज़ में कैसा है।
जैसे कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 0.64% है ऑफ जीडीपी। अगर यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इजराइल और साउथ कोरिया की बात करें तो रेस्पेक्टिवली 2.8%, 2.1%, 4.3%, 4.2% ऑफ जीडीपी। यानी अगर आप देखें, एक तो इनका जीडीपी भी ज़्यादा है और प्लस जो परसेंटेज ये अपने जीडीपी का आरएनडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी ज़्यादा है। यानी अगर इंडिया को देखें तो काफ़ी पीछे छूटते जा रहे हैं आरएनडी में या फिर रिसर्च इन्वेस्टमेंट में। इसी के साथ कस्तूरी रंगन कमेटी के कुछ सजेशंस को देख लेते हैं कि कस्तूरी रंगन कमेटी जो है क्या क्या चीज़ें जो है एनआरएफ के लिए क्या क्या उसने प्रपोज की थी। तो ये कमेटी ने यानी कस्तूरी रंगन कमेटी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को प्रपोज किया था, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फ्रेम किया था। और उसी के दौरान इसने एनआरएफ के बारे में भी, यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में भी कुछ प्रपोजल्स लाए थे। तो एनआरएफ यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का एम जो है वो क्या होगा, इट विल एम टू स्ट्रेंथन द रिसर्च इकोसिस्टम इन इंडिया। और ये इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए या फिर रिसर्च, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर कॉलेजेस हैं वहाँ पे रिसर्च को बढ़ावा मिले, तो इन सारे पर्पस के लिए इस कमेटी ने एक ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप की बात की जिसका नाम था एनआरएफ, यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। और इस कमेटी ने, यानी कस्तूरी रंगन कमेटी ने ये प्रपोजल भी रखा था कि देयर शुड बी 0.1% ऑफ जीडीपी का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, यानी लगभग 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। यानी इस पर्टिकुलर जो एनआरएफ है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको फिनेंशियली सपोर्ट करने के लिए 20,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट करने चाहिए, ताकि देश में जो आरएनडी का जो स्टेटस है वो अच्छा हो सके, रिसर्च इकोसिस्टम जो है वो बिल्ड किया जा सके, और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी रिसर्च को बढ़ावा मिल सके। इसके लिए इतना सम जो है या तो 20,000 करोड़ रुपए या फिर 0.1% ऑफ जीडीपी जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या क्या प्रोविजंस है इस बिल के उसको देख लेते हैं। तो यूनियन कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है, और ये बिल एक बॉडी को सेटअप करने की प्रपोजल रखता है, यानी थ्रू दिस बिल एन अपेक्स बॉडी विल बी established that will be responsible for spearheading research and development in the country। तो आरएनडी के डेवलपमेंट के लिए ये पर्टिकुलर बिल एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक एपेक्स बॉडी के सेटअप की बात करता है, और उसी बॉडी को नाम दिया गया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जैसा हम पहले ही देखे हैं कि फंडिंग एंड प्रोमोटिंग रिसर्च, fostering innovation, facilitating collaboration among various stakeholders। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, और प्राइमरली इसका मेन मुद्दा यही है कि ये देश में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो स्टेटस है उसको इन्हांस करना है। अब इस पर्टिकुलर बॉडी को लेकर के, यानी एनआरएफ को फंडिंग के रिगार्डिंग इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं उसको देखते हैं। तो कस्तूरी रंगन कमेटी ने प्रपोज किया था कि 20,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो मिलने चाहिए इस पर्टिकुलर एपेक्स बॉडी को। हालांकि मतलब जो पीआईबी में जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से 10,000 करोड़ जो है 5 साल तक, यानी 5 साल में 50,000 करोड़ वो इन्वेस्ट किया जाएगा। और इस टोटल अमाउंट में गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट करेगी, गवर्नमेंट जो है वो लगभग 14,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है, यानी 50,000 करोड़ में 14,000 करोड़,
यानी बाकी के 36,000 करोड़ जो हैं, यानी 36,000 करोड़, वो फंडिंग के थ्रू या फिर फिलांथ्रोपी के थ्रू या फिर दूसरे यूनिवर्सिटीज़ या फिर दूसरे कोई ऑर्गेनाइजेशंस के इन्वेस्टमेंट के थ्रू इस 36,000 करोड़ रुपीज़ को मोबिलाइज़ किया जाएगा। यानी गवर्नमेंट जो है, जितना कस्तूरी रंगन कमेटी ने जितना प्रपोज किया था, उसका मात्र 14% ही गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही दे रही है ना। अगर देखें तो 20,000 करोड़ 5 साल के लिए देखें तो कितना हो जाएगा, 1 लाख करोड़। लेकिन गवर्नमेंट जो है इस 1 लाख करोड़ में मात्र कितना दे रही है, 14,000 करोड़। क्या क्या कंसर्न्स हैं इस बिल को लेकर के, उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक और बॉडी है SERB, यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। अब जैसे ही NRF इंट्रोड्यूस होगी, NRF बिल पास होगी और ये बॉडी जो एस्टेब्लिश होगा, तो इस बोर्ड को डिज़ोल्व कर दिया जाएगा, और पर्टिकुलरली डिज़ोल्व नहीं किया जाएगा, इस बोर्ड को मर्ज कर दिया जाएगा NRF में। अब इससे इश्यूज़ ये हैं कि जब इस बोर्ड को मर्ज कर दिया जाएगा तो हो सकता है कि जितने भी फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ हैं, है ना, या फिर जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं या फिर लोकल इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, दूसरे जो प्राइवेट प्लेयर्स जो इन्वेस्ट करते हैं R&D में अपने देश में, वो क्या हो जाए, ऐसा उम्मीद है कि वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर कंसर्न है SERB के मर्जर को लेकर के। SERB जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। सो दिस वॉज इट इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल डिस्कशन। आई होप ये आर्टिकल डिस्कशन आपको समझ में आया होगा, एडिटोरियल से रिलेटेड है तो ये और इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा। इसमें हमने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल के बारे में बात की, और साथ ही साथ क्या क्या इश्यूज़ हैं, गवर्नमेंट के फंडिंग में क्या क्या इश्यूज़ हैं उसके बारे में बात की। सो ऑन दिस नोट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कशन, एंड इट इज़ अबाउट अ government policy, and it is nothing but PLI. It means production linked incentive। यानी इस आर्टिकल में हम इस पर्टिकुलर PLI स्कीम के बारे में देखेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है उसको देखेंगे, कौन कौन से कंपनीज एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी मेक इन इंडिया जो मिशन है उसको और प्रोफाउंडिंग बनाना, यानी हमारे देश में जो इंपोर्ट्स हैं उनको कम करना, एक्सपोर्ट्स बढ़ाना। उसके बाद इट विल ऑल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ गुड्स डेट आर बीइंग सोल्ड, और उसी के बेसिस पे ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें दोनों यानी फॉरेन और डोमेस्टिक कंपनीज दोनों ही एलिजिबल हैं। फॉरेन कंपनीज जिनका ब्रांच जो है वो इंडिया में हो, तो ऐसे कंपनीज PIL के लिए एलिजिबल है। और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको देखते हैं। सबसे पहले कंपनीज जो भी इसके लिए अप्लाई कर रही हैं, दे मस्ट हैव अ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो हर एक सेक्टर के लिए अलग अलग है। जैसे 10 करोड़ जो है वो MSME के लिए है, MSMEs के लिए 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट अगर किसी के होंगे तो PIL स्कीम के लिए वो एलिजिबल है। अगर वो दूसरे सेक्टर से हो तो वो उसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 100 करोड़ रुपीज़ होने चाहिए। और जितने भी दूसरे यानी जो बड़े कंपनीज हैं, स्पेशली जो ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज है,
उनमें यानी उनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 1000 करोड़ रुपीज़ होना चाहिए। इंसेंटिव जो है वो 4 to 6% वो प्रोवाइड किया जाता है, और वो सेल्स के इंक्रीमेंट पे प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि ऐसे अगर मान लें कि किसी साल यानी 2020 में एक कोई कंपनी है जो फॉर एग्जांपल 400 यूनिट्स कोई चीज़ बेची, ठीक है। 2021 में उस कंपनी ने 430 यूनिट्स गुड्स बेचे। तो ये जो इंसेंटिव है, ये जितना इंक्रीमेंट हुआ है सेल पे, यानी 3 यूनिट्स का इंक्रीमेंट हुआ है, उस पे ये PIL मिलेगा। यानी ये इंसेंटिव इस 30 जो गुड्स का इंक्रीमेंट हुआ है सेल पे, उस पे ये इंसेंटिव मिलेगा, और ये इंसेंटिव जो है 4 to 6% का होगा। और ये सारे गुड्स जो हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होने चाहिए, और जो टारगेट सेगमेंट्स हैं उनके अंदर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो क्राइटेरियाज डिफाइंड हैं वो क्राइटेरियाज ये फुलफिल करना चाहिए, और एक कंपनी जो है वो 5 साल के लिए वो इसके लिए एलिजिबल होती है। अब इस PIL स्कीम का क्या क्या इम्पोर्टेंस है उसको देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस तो ये है कि इससे क्या होगा, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको काफ़ी बूस्ट मिलेगी। उसके साथ साथ ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा। इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी, यानी इंपोर्ट घटेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या होगा, यानी फॉरेन करेंसीज जो हैं वो इंडिया में आएंगी। यानी फॉर एग्जांपल ये जो हमारे रुपये का जो स्टेटस है वो स्टेटस स्ट्रॉन्ग होगा, and this will also help in technological advancement, and it will also attract foreign investment। तो FPI और FDI जो है वो देश के अंदर आएगा, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स जो है या फिर इकोनॉमी जो है वो बूस्ट करेगी। कौन कौन सा सेक्टर्स इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर कवर्ड है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, बल्क ड्रग्स, स्टील, स्पेशलिटी स्टील, टेलीकॉम एंड नेटवर्क प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, white goods and LEDs, renewable energy products, textile products, solar PV models, advanced chemistry cells batteries, and drones and other drone components। तो ये जो सेक्टर्स हैं वो PIL के लिए यानी PLI के लिए यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के लिए एलिजिबल। सो दिस वाज इट इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल डिस्कशन। इस आर्टिकल डिस्कशन में हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में पढ़ा, क्या कौन कौन से उस एलिजिबल सेक्टर्स हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं अलग अलग कंपनीज के लिए। So on this note, let's move on to the next article discussion, and this article is from the Daily Quiz segment of the Hindu। और ये डेली क्विज जो है वो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के अवसर पे हेपेटाइटिस के ऊपर था। तो इस आर्टिकल के हेल्प से या फिर इस मौके का यूज़ करते हुए हम हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है 28 जुलाई को मनाया जाता है। हेपेटाइटिस क्या है, इट इज़ नथिंग बट इन्फ्लेटेड लीवर। आप देख सकते हैं ये इस साइड वाला हेल्दी लीवर है और ये इन्फ्लेटेड लीवर। तो इन्फ्लेटेड लीवर का ही जो कंडीशन है यानी मेडिकल कंडीशन जिसमें लीवर इन्फ्लेट कर जाए उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो ये अलग अलग रीजन है, जैसे वायरसेस भी हो सकता है रीज़न, या फिर
अलग अलग बेवरेजेस कंटेन करना भी, कंज्यूम करना भी रीजन हो सकता है। यानी कोई ज़रूरी नहीं कि केवल वायरसेस की वजह से ही हेपेटाइटिस हो। अब हेपेटाइटिस के टाइप्स को देख लेते हैं कि क्या क्या टाइप्स हैं हेपेटाइटिस के। सबसे पहले हेपेटाइटिस ए, and it is transmitted through contaminated water and unwashed food। और ये बहुत आसानी से ट्रांसमिट हो सकता है, और सबसे ज़्यादा चिल्ड्रेन जो है वो ज़्यादा प्रोन है इस हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन के। हालांकि इस पर्टिकुलर हेपेटाइटिस से लीवर डैमेज का जो खतरा है वो काफ़ी कम है, क्योंकि इन्फेक्शन काफ़ी माइल्ड होता है और 6 महीने के अंदर ही ये पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो रिजॉल्व हो जाती है। उसके बाद आता है हेपेटाइटिस बी, और इसका मेन जो ट्रांसमिशन का जो रूट है डैट इज़ थ्रू एक्सपोजर टू कंटेमिनेटेड ब्लड। और ये नीडल्स के थ्रू हो सकता है, सिरिंजेस के थ्रू हो सकता है, किसी किसी ब्लेड के कट के थ्रू हो सकता है, या फिर बॉडली फ्लूइड्स के एक्सचेंज के थ्रू हो सकता है। तो इसका एक एग्जांपल है, यानी मदर से बेबी को हेपेटाइटिस ये मिल सकता है। कैसे? क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है ना, तो उसी बॉडली फ्लूइड्स की वजह से मदर का मेडिकल कंडीशन अगर हेपेटाइटिस बी वाला है, तो ये पर्टिकुलर जो हेपेटाइटिस का टाइप है वो बेबी को भी इन्फेक्ट कर सकता है, और ये काफ़ी सीवियर केस होता है जिसमें लिवर कैंसर का भी खतरा होता है। उसके बाद आता है हेपेटाइटिस सी। इट इज़ ऑल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड और फ्रॉम मदर टू न्यूबॉर्न ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। यानी ये भी इनहेरिटेंस वाली केस इसमें भी आ सकती है, और ये इसमें भी लिवर कैंसर का खतरा होता है। द नेक्स्ट वन इज़ हेपेटाइटिस डी, और ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू, यानी जब भी इन्फेक्टेड ब्लड से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आपका होगा उसके थ्रू, ये हेपेटाइटिस बी और सी में ब्लड टू ब्लड, अगर किसी का इन्फेक्टेड ब्लड है उसके थ्रू अगर आपका ब्लड कांटेक्ट में आता है तब ये इन्फेक्शन होगा। लेकिन अब अगर फिजिकली कांटेक्ट में आ जाता है किसी भी इन्फेक्टेड ब्लड से, तो भी हेपेटाइटिस बी ट्रांसफ़र हो सकता है। ये काफ़ी रेयर हेपेटाइटिस का टाइप है, और जब तक अगर हेपेटाइटिस बी नहीं होगा तब तक ये हेपेटाइटिस बी ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता इसके। यानी अगर किसी को अगर हेपेटाइटिस बी नहीं है तो उसको हेपेटाइटिस डी नहीं हो सकता। यानी हेपेटाइटिस बी डी से वो कोई भी इंसान तभी इन्फेक्ट होगा जब वो खुद पहले से हेपेटाइटिस बी से ग्रसित है। उसके बाद आता है हेपेटाइटिस सी। ये एक वाटर बॉर्न डिजीज़ है, और ये वहाँ पे होता है जहाँ पे पुअर सैनिटेशन का कंडीशन या फिर सिनारियो होता है, जैसे कि अफ्रीका में, एशिया में, साउथ अमेरिका में। तो ऐसे जगहों पे हेपेटाइटिस ई का जो खतरा है वो ज़्यादा है, क्योंकि पुअर सैनिटेशन की वजह से ही ये पर्टिकुलर हेपेटाइटिस जो है वो ट्रांसमिट होता है। अब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स को देख लेते हैं, कैसे कैसे अलग अलग हेपेटाइटिस को प्रिवेंट किया जा सकता है या फिर उसे बचा जा सकता है। फॉर एग्जांपल ए और ई की अगर बात करें, हेपेटाइटिस ए और ई, तो इट स्प्रेड्स थ्रू फूड एंड वाटर। यानी अगर आप अच्छे से हाथ साफ कर रहे हैं खाना खाने के बाद, बाथरूम के बाद, या फिर जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आप खरीद करके ला रहे हैं वो अगर अच्छे से साफ हैं, धोए हुए हैं, अगर अनसैनिटाइज्ड वाटर से आपने उनको ट्रीट किया है, तो आप हेपेटाइटिस ए और ई से आसानी से बच सकते हैं। उसके बाद अगर बी, सी और डी की बात करें तो ये इन्फेक्टेड ब्लड या फिर बॉडली फ्लूइड से ही ट्रांसफ़र होता है, जैसे हमने देखा है। यानी अगर आप क्लीन नीडल्स का यूज़ करें, यूज्ड सिरिंजेस का यूज़ ना करें, या फिर जो रेजर्स हैं, जो ब्लेड्स हैं, वो
यानी यूज्ड ब्लेड्स का यूज़ ना करें, हमेशा न्यू ब्लेड्स का यूज़ करें, तो हेपेटाइटिस बी, सी और डी से बचा जा सकता है। अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो ए, बी, सी और डी के लिए अगर वैक्सीन्स की बात करें तो ए और बी के लिए वैक्सीन्स हैं, लेकिन सी और डी के लिए वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं है, यानी बी, सी और डी के लिए वैक्सीन्स अभी तक डेवलप नहीं हुए। हालांकि अगर हेपेटाइटिस डी की बात करें तो बी वाला वैक्सीन ही काफ़ी इफेक्टिव होता है हेपेटाइटिस डी के भी ट्रीटमेंट में, यानी वही पर्टिकुलरली एडमिनिस्टर किया जाता है। और हेपेटाइटिस सी जो है वैसे ये भी पर्टिकुलर जो हेपेटाइटिस है ये भी काफ़ी रेयर है, और साथ ही साथ इसको भी एंटीवायरल ड्रग्स के ट्रीटमेंट के थ्रू हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शन को भी क्योर किया जा सकता है। तो ये हेपेटाइटिस और उसके टाइप्स के बारे में, और क्या क्या कॉजेज़ हैं, यानी अलग अलग हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, इनके क्या क्या कॉजेज़ हैं, कैसे इनको प्रिवेंट किया जा सकता है, तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल उसी के बारे में डिस्कस कर रही है। सो दिस वॉज इट इन दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा। सो until next session, keep learning and be healthy. Thank you.